नमस्कार सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए आज एक नया टॉपिक करते हैं जो हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा, संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य, सहअभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं क्योंकि प्रश्न करना भी एक बहुत अनिवार्य कार्य है क्योंकि प्रश्न करने से ही सारे टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं। पढ़ा बेशक कितना भी है लेकिन प्रश्न फिर भी करना पड़ेगा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। आइए कुछ प्रश्न हमारे पास इस तरह हैं। प्रश्न करते हैं। दिया है हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शून्य है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन फंस जाते हैं। शून्य है लेकिन सारा क्लियर हो जाएगा हमारा आज के बाद, कभी भी फंसोगे नहीं। क्लास पीछे वाली ज़रूर दोनों देख लेना क्योंकि दोनों देखने के बाद ये वाले प्रश्न हमारे लग पाएंगे सही करके। शून्य है, ए ऑप्शन दिया है इसने प्राकृतिक संख्या, बी ऑप्शन है हमारा पूर्णांक संख्या, सी ऑप्शन है हमारा धनात्मक संख्या, डी है हमारा ऋणात्मक संख्या। ठीक, अब बताओ शून्य क्या है। शून्य है प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? शून्य क्या है? तो शून्य के लिए प्राकृतिक संख्या का हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या का है गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से जो भी काउंटिंग होती है हमारी, ये क्या है? हमारी गिनती है। तो शून्य क्या होगा? प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? 0। इधर को चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर को चलेंगे तो निगेटिव। ठीक है, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव। तो 0 हमारा क्या है? पूर्णांक भी है। 0 क्या है हमारा? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 भी पूर्णांक में आता है और पूर्णांक में क्या आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या भी किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। ठीक है, लेकिन शून्य भी आता है। लेकिन शून्य क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है? सम संख्या है, परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, पूर्णांक संख्या, क्योंकि शून्य ना तो हमारा धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक है। ए ऑप्शन है हमारा भाज्य संख्या, बी है हमारा अभाज्य, सी है हमारा भाज्य दोनों, भाज्य अभाज्य दोनों, डी है नन। ठीक है, तो क्या है हमारा? सो एक है हमारा, जिसने पिछली दोनों क्लासें देखी हैं उसकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो एक अभाज्य का मतलब क्या है? मतलब 2 खंडों में बांटना, यानी कि जिसके 2 गुणनखंड हो। क्या है? जिसके 2 गुणनखंड हो। बहुत ध्यान से देखना, गुणनखंड भी बताया है पिछली क्लासों में कि गुणनखंड कैसे करके देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड हो, इनके 2 गुणनखंड हो। तो एक के ना तो 2 गुणनखंड होंगे। और भाज्य का मतलब क्या है? हमारी भाज्य का मतलब है 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। और एक का मतलब क्या है? केवल एक ही गुणनखंड। एक का है केवल एक ही गुणनखंड है। केवल और केवल कितना गुणनखंड है? केवल एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। एक का केवल क्या गुणनखंड है? एक का केवल और केवल एक गुणनखंड है। तो अभाज्य होती जब 2 हम गुणनखंड होते।
और भाज्य जब हो जाती है जब 2 से अधिक गुणनखंड होते। तो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, और भाज्य अभाज्य दोनों तो फिर कुछ रही ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नन। एक है भाज्य अभाज्य दोनों और नन। ठीक है, सारा का सारा क्लियर करते हुए चलेंगे, एकदम कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाई है। पाई है हमारी, पाई है, पाई पाई है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। ठीक, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और सी है भाज्य संख्या, भाज्य। डी है हमारा नन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब कह रहे हैं पाई है, तो हमने परिमेय संख्या की क्या कंडीशन है, परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सको, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू के बराबर में कभी भी नीचे में मतलब जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, नीचे में जीरो ना हो, बाकी की कुछ भी हो, क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यू नॉट इजिकल टू जीरो का मतलब होता है इस तरह से कटे हुए को ये समझना कि क्या है लिखा हुआ, कुछ नहीं है, बस मतलब है क्यू नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब क्यू नहीं होना चाहिए जीरो, क्यू कभी भी जीरो नीचे ना आए, क्योंकि नीचे जीरो आने का मतलब है ऊपर सब क्या बन जाता है फिर परिभाषित। अगर ऊपर जीरो है तो कोई फर्क नहीं है, अगर नीचे जीरो है तो वो संख्याएं सारी की सारी क्या हो जाती हैं अपरिभाषित। ठीक है, और जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता उसी को कहते हैं अपरिभाषित, उसे भाषित नहीं किया जा सकता। तो पाई का मान अगर होता 22/7 तो भी हमारी क्या हो जाती परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन पाई परिमेय संख्या भी नहीं है तो क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि भाज्य भी नहीं है। भाज्य में क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और 2 से अधिक गुणनखंड पाई के नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है प्रथम सम संख्या है। प्रथम सम संख्या है, प्रथम सम, बहुत ध्यान से देखना, प्रथम सम संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे फंस जाते हैं हम, लेकिन फंसोगे नहीं, पीछे की दोनों वीडियो देखो और ये वाली, बस काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से दिल करे कोई प्रश्न लगाते रहना, सारे के सारे प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्रथम सम संख्या 0, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा क्या 2, सी हो जाएगा क्या हमारा 1, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रथम सम संख्या, कौन सी संख्या, प्रथम सम संख्या पूछ रहा है, और कौन सी पूछ रहा है, प्रथम सम संख्या। तो प्रथम सम संख्या में ध्यान रखना क्या हो जाएगी हमारी 2, जीरो नहीं होगी। जीरो अगर पूछेगा कि शून्य है, इस तरह से शून्य है और ऑप्शन देगा सम, बी देगा विषम, और डी देगा हमारी भाज्य, और वो सी हो गया, सॉरी सी, और डी देगा नन। तो इसमें इस तरह के ऑप्शन में हमारा क्या लग जाएगा, ये ऑप्शन हो गया, ये क्वेश्चन मान लो लिख लेना दूसरा करके या जो भी है। ठीक है, 5 में छठा जो भी है अपने आप हिसाब से लिख लेना। तो शून्य है, शून्य है, अब इसमें पूछा शून्य है तो क्या हो जाएगी हमारी सम संख्या, ना कि विषम है ना ही भाज्य है, और ठीक है तो क्या हो जाएगी यहाँ सम हो जाएगी। लेकिन ये पूछा प्रथम सम संख्या है, तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगी 2, ना कि 0। ठीक है, प्रथम सम संख्या हमेशा 2, क्योंकि सम संख्या का रूल है 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। लेकिन 0 भी 2 से कट जाएगा, 0 2 से कट जाएगा, 0 से 2 से काटेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन प्रथम सम संख्या नहीं होगी। सम संख्या तो है, सम संख्या तो है, लेकिन प्रथम सम संख्या नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं, हमारा है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, प्रश्न है हमारा प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या
प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ए है हमारा ऑप्शन 0, बी है हमारा ऑप्शन क्या 1, सी है हमारा ऑप्शन क्या 2 और डी है हमारा क्या 3। करो सवाल को कैसे करके होगा। अभाज्य संख्या कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य कह रहा है, प्रथम अभाज्य। अभाज्य के लिए मैंने क्या बताया, कितने खंडों में बांट दो? 2। जैसे ही 2 पार्टों में बांट दो, ध्यान आ जाए कितने गुणनखंड हो जाए, जिसके 2 गुणनखंड हो जाएं। तो वो 2 गुणनखंड इसके भी नहीं होंगे, एक के भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका केवल और कितना गुणनखंड होता है? 1 गुणनखंड। 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 × 2 और 2 × 1, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 3 के भी हो जाएंगे 1 × 3 और 3 × 1, मतलब दो भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन इसने क्या पूछा है? प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान से, कि क्वेश्चन को पूछा गया करने से ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आखिर पूछ क्या रहा है। पूछता प्रथम सम अभाज्य संख्या तो भी 2, प्रथम अभाज्य संख्या तो भी 2, प्रथम अभाज्य विषम संख्या तब 3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि कह क्या रहा है आखिर, पता चली नींद में क्वेश्चन को नहीं लगाना है। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। उसके बाद है हमारी प्रथम सम संख्या है। प्रथम सम संख्या कौन सी है? प्रथम सम संख्या वाला तो हो गया। कह रहे प्रथम सम अभाज्य संख्या। प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन है हमारा प्रथम सम अभाज्य संख्या। प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है? कौन है? ठीक है, तो प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन है हमारा ए हमारा 2, बी है हमारा क्या 4, ठीक है, सी है हमारा क्या 9 और डी क्या है हमारा? डी हमारा नन है। ठीक, तो कह रहा है प्रथम सम और अभाज्य, मतलब ऐसी सम संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो जाए, हमें देखनी है। इसके 1 × 2 भी हो जाएगा, 2 × 1 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके भी हो जाएगा 1 × 2 × 2। ठीक है, इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के लिए देखेंगे 1 × 3 × 3। ठीक है, तो इसके भी कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड हो रहे हैं, ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। और वैसे भी इसने क्या पूछा है? प्रथम सम अभाज्य संख्या, तो वैसे भी हमारी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2, जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो जाएं? 2 गुणनखंड हो जाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत है और सही है। इस तरह के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक, ध्यान रखना, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। बी ऑप्शन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। सी ऑप्शन है हमारा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या हैं। कह रहा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब होता है पॉजिटिव। वास्तविक, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है। और डी कह रहा पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा है निम्न में से कौन सा गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत देखना है हमें।
तो कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। तो सभी पूर्णांक कौन से हो जाते हैं हमारे, जो नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, ठीक है, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हों, वो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। तो पूर्णांक परिमेय संख्या भाई होती हैं, ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि परिमेय संख्या का भी यही है, क्योंकि जो जो पूर्णांक होंगे, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, उनके सबके नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उनके नीचे में कभी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा उनके नीचे में, 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा यानी कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी है हमारी, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। ये होगी हमारी कौन सी, प्राकृतिक, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या जिसमें 0 लग जाएगा बस, बाकी की सब यहीं से आ जाएंगी। ये 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। तो कह रहे हैं सभी प्राकृतिक, किसके साथ लगा हुआ, सभी प्राकृतिक संख्या। अगर कहता सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो प्रश्न गलत हो जाता, लेकिन कह रहे हैं सभी प्राकृतिक, मतलब छोटी वाली चीज़ ज़्यादा में आ सकती है। जैसे राज्य जो है देश के अंदर होता है, लेकिन देश राज्य के अंदर इस तरह से कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर रख के इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें अगर डालेंगे तो हाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या के साथ में 0 जाएगा, जो कि 0 जब जाएगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी वो, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं, ये भी सही हो जाएगा। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या हैं, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन से तो वैसे ही क्लियर हो गया कि पाई एक परिमेय संख्या है, इसमें कह रहा है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं तो क्या कहलाता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये वाला प्रश्न हो गया। बाद प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम होगा। यदि आप +1 में से -1 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो परिणाम होगा, ठीक है। तो परिणाम क्या होगा, +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम होगा। ऑप्शन है 2, सवाल छोटा है लेकिन TA CA ECRC RRB ALP का ASM का आयोग का प्रश्न है, ड्राइवर के प्रश्न में आया है, ठीक है। उसके बाद है -2, C ऑप्शन है 0, D ऑप्शन है हमारा 1, ठीक है। इस तरह के प्रश्न हमारे लिए एग्जाम में क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। कह रहे हैं +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम होगा। तो +1 में से -1 घटाने के लिए जैसा जैसा कह रहे हैं वैसी वैसी करते जाएंगे। +1 में से क्या, उसके बाद क्या कह रहे हैं, घटाते हैं, तो घटाने के लिए माइनस, ठीक है, क्या घटाते हैं, माइनस का 1, बस। तो 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। परिणाम होगा, क्या होगा हमारा 2। उसके बाद है प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। प्रत्येक अभाज्य का मतलब 2 गुणनखंड, 2 खंडों में बट जाएगा और भाज्य संख्या में होता है, ठीक है। देखते ही प्रश्न मार दिया जाएगा, क्योंकि पीछे की क्लास में हमने कुछ चीज़ों का जुगाड़ फिट किया है। कोई गुणनखंड नहीं, कोई गुणनखंड नहीं, बी ऑप्शन है। केवल एक गुणनखंड, केवल एक गुणनखंड। सी है हमारा केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। डी है हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, अभाज्य का मतलब हो जाएगा 2 पार्टों में बांटना, यानी कि 2 खंड कर देना। तो कितने खंड वाला आंसर हो जाएगा, केवल 2 गुणनखंड
होते हैं। प्रत्येक आवर्त संख्या में कितने खंड होते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उतारो इस सवाल को। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तार बहुत परेशान करता है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, कह रहा है x और y दो सम संख्या हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दो संख्याएं दे रखी हैं उसने सम, और विकल्प पहचानना है हमें विषम का। देखो किस तरह है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे x और y दो सम संख्या हैं x एवं y दो x एवं y कितनी हैं? दो कैसी संख्याएं हैं? सम। ये भी सम है और ये भी सम है। सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ज्ञात कीजिए? विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है। x एवं y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारा x प्लस y, b क्या है हमारा x माइनस y, c है हमारा x प्लस y प्लस 1, d है x इंटू वाई। ठीक है। कह रहा है x एवं y दो सम संख्याएं हैं, x भी सम है और y भी क्या है? सम है। उसके बाद दोनों सम है, ये भी सम है और ये भी क्या है? सम है। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या ज्ञात करनी है कि किस विकल्प से विषम संख्या तैयार हो जाएगी। सम संख्या हमारी दो दे रखी हैं, किससे हमारी विषम संख्या तैयार हो जाएगी। तो मानते हैं हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जैसी जैसी उसने दे रखी हैं दो सम संख्या, कोई भी दो सम संख्या ले लेंगे शुरू से लेके लास्ट तक की। ठीक है। तो प्रथम सम संख्या ले लेंगे 2, दूसरी सम संख्या ले लेंगे 4। ठीक है। इन्हीं पे एग्जाम्पल तैयार करते हैं। तो ए वाला कह रहा है हमारा x प्लस वाई, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 2 है यहाँ पर हमारा, और y बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। क्योंकि x एवं y दोनों सम संख्या हमने ली हैं, पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या y। तो ये कह रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 4 यानी कि 6। ये भी क्या है? हो गई एक सम संख्या हो गई। तो हमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें विषम संख्या आ जाएगी? बी ऑप्शन है। कह रहा है x माइनस वाई, तो 2 माइनस 4 यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये भी क्या है? हमारी एक सम संख्या है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि x का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7, यानी कि विषम संख्या ये है। ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4। और उसके बाद देखना है x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब है 2 इंटू 4 यानी कि 8। ये चौथा विकल्प देखने की ज़रूरत क्यों है? इसमें एक कारण है। कारण क्या है? विकल्प तो हमारा सी सही हो गया, लेकिन यहाँ से हमने कुछ सीखा। क्या सीखा? यदि दो सम संख्याओं का योगफल करें तो सर्वदा क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। दो संख्याओं का योगफल क्या होगा? एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। और दो सम संख्याओं का अंतर भी क्या होगी? सम संख्या होगी। ये भी क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। दो सम संख्याओं को चाहे अंतर करा जाए चाहे योगफल करा जाए, क्या होगी? सम संख्या ही आएगी। और दो सम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो भी क्या आएगी? सम संख्या आएगी। ठीक है। कोई भी कितनी भी बड़ी वाली सम संख्या ले लेना, वो सम संख्या ही होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक से भी बहुत अच्छे हमारे प्रश्न है हमारे पास। अच्छा, एक प्रश्न अभी और रह गया है, उसे भी करते हैं। बेहतर प्रश्न है, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 10। ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा अगर दो संख्याओं का योगफल हो चाहे अंतर हो, कौन सी दो संख्याओं का? सम संख्याओं का। किन्हीं दो सम संख्याओं का योगफल या अंतर
करने पर सर्वदा सम संख्या ही आता है, और दो सम संख्याओं को गुणनफल करें तो भी संख्या कौन सी आएगी हमारी, सम संख्या ही आएगी। ठीक है, दो सम संख्याओं में कोई भी एक सम संख्या अलग से छोड़ देंगे तो भी हमारी सम संख्या ही होगी। प्रश्न है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा का प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन 10 है, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा निम्नलिखित समुच्चयों में ठीक है से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है। अभाज्य संख्याएं क्या करता है, बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया हमेशा दो संख्याएं किसमें होंगी, जोड़े के रूप में होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा कौन सा, 43 और 129। बी ऑप्शन है हमारा 21 और है 42। तीसरा है 12,7, 12 और 7। चौथा है हमारा 3,9। सहभाज्य संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या की एक ही लाइन में है या तो वे दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो। ये तो है परिभाषा सीधी सीधी, लेकिन जुगाड़ वाली परिभाषा क्या है, वह दोनों संख्याएं जिनको केवल एक के द्वारा ही काटा जा सके सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या भी कहलाएंगी जो केवल और केवल किससे कटे, केवल और केवल किससे कटेगी, केवल और केवल एक से, केवल और केवल एक से काटी जा सके, एक से कटे। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी, केवल और केवल एक से कटे क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। अब देखो 43 को काटेंगे, 43 एक से भी कट जाएगी। ठीक है, 29 भी एक से कट जाएगी, 129 भी एक से कट जाएगी। उसके बाद 43 से अगर काटेंगे तो 43 से 43 भी कट जाएगी और 43 से 129 भी कट जाएगा, यानी कि 43 से भी कट रहा है, यानी कि एक से भी कट रही है और 43 से भी कट रही है, दो संख्याओं से कट रही है, यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं है, केवल एक से कटनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहुँचेंगे बी विकल्प पर। बी विकल्प पर चेक करेंगे, मेरी आदत ये, तो बी विकल्प को जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, बी विकल्प में चेक करेंगे, ये एक से कट जाएगी, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना किसी अन्य संख्या से तो नहीं कट रही है, अगर अन्य संख्या से कट रही है तो सहअभाज्य संख्या नहीं है, एक से कट रही है और 21 से भी कट जाएगी। ठीक है, और भी कट जाएगी किसी से, 3 से कट जाएगी ये संख्या। ठीक, तो 21 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, लेकिन कटना किससे चाहिए था हमारा, केवल एक से। केवल एक से कटती तो सहअभाज्य संख्या हो जाती, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं सी वाले विकल्प पर। सी वाले विकल्प पर चेक करते हैं, 1 से 12 भी कट जाएगा और 1 से 7 भी कट जाएगा, लेकिन ना तो 12 से 7 कटेगा, ना ही 12 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 12 से 7 नहीं कटेगा, और ना ही 7 से 12 कटेगा। केवल और केवल किससे कट रही है ये संख्या, एक से कट रही है। ठीक है, इसलिए ये हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, 3 ही कम 3, 3 तियाँ 9, ये भी सहअभाज्य संख्या हमारी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।